आसान क्वेश्चन है लेकिन हम इसको टफ बना सकते हैं। किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी और लंबवत चपड़ती है? पाली, जयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2। मैं पहले तो भारत बना देता हूं। ये मेरा भारत है इस प्रकार से, शायद ऐसा सही है, मैं प्रायद्वीपीय भारत को सही नहीं बना पाया। इस प्रकार से ये एक कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरात से शुरू होती है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ सी, फिर झारखंड, फिर बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा टी और फिर मिजोरम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, देश के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब मैं राजस्थान की तरफ आ जाता हूं। दोस्तों राजस्थान की बात हो रही है। मेरा राजस्थान ऐसा है, इस प्रकार से राजस्थान देखने को मिलता है। यह राजस्थान है। राजस्थान की बात करें तो यहां से मुझे थोड़ा सही करना पड़ेगा क्योंकि कर्क रेखा ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। ये लो, ओके, यहां से गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा यानी 23 डिग्री 3 मिनट, और वो भी उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश ये राजस्थान से गुजरती है। राजस्थान के 2 जिले हैं, बांसवाड़ा के तो बीचों बीच से, जबकि डूंगरपुर, दोस्तों डूंगरपुर जो जिला है उसके चीखली गांव के, डूंगरपुर का चीखली गांव के दक्षिण से गुजरती है। राजस्थान में इसकी टोटल लंबाई 26 किलोमीटर है। दोस्तों राजस्थान में इसकी लंबाई 26 किलोमीटर है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें। अब सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि जो कर्क रेखा से ऊपर का हिस्सा होगा वो उपोष्ण कटिबंध होगा। दोस्तों कौन सा कटिबंध होगा? उपोष्ण कटिबंध। ये कई बार आया है ना क्वेश्चन कि राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति यहां पर माउंट आबू सिरोही में, यानी 0.39% वाली वनस्पतियां सदाबहार और अर्ध सदाबहार। दोस्तों क्योंकि राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में आता है और सीधी सी बात है बांसवाड़ा के बीचों बीच में से गुजरती है कर्क रेखा, और जून के महीने में, यानी जून के महीने की बात हो रही है, सूर्य उत्तरायण में होता है, कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, यानी लंबवत का मतलब ऐसे, यानी इस कर्क रेखा पर सीधा लंबवत चमकेगा। जबकि तिरछा कहां होगा? यहां पर होगा। यहां कौन है? गंगानगर है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। वैसे तो तमाम बातें हो चुकी है। राजस्थान का अधिकांश हिस्सा उपोष्ण कटिबंध में है, 2 जिलों को छोड़ दे तो। 2 जिले यानी बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में भी है, दोनों कटिबंध में आते हैं। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 बिल्कुल सही था। मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलना चाहता हूं। एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, चारों में से कौन नहीं है? नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पवन ऊर्जा, जैवभार ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और जल विद्युत। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिखना चाहूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों ये क्वेश्चन जिंदगी में दोबारा देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जल विद्युत को वर्तमान में देखो अगले ने पूछा गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, जल विद्युत परंपरागत है। अगला कह रहा है गैर परंपरागत नहीं है। अब 2 चीजें हो गई है, एक होता है परंपरागत, एक होता है गैर परंपरागत। चलो मैं चेक कर लेता हूं। पहले तो यहां लिख देता हूं, मैंने यहां तो लिखा है परंपरागत। परंपरागत का मतलब होता है जो परंपरा से चले आ रहा है, जिसका प्रयोग लंबे समय से किया जा रहा है। लेकिन एक तकड़ी बात है, इनकी मात्रा या इनके भंडार, इनकी मात्रा या भंडार जो है वो सीमित है। दोस्तों मात्रा या भंडार क्या है? सीमित है। याद रखें सीमित है, कभी भी खत्म हो सकते हैं, कभी भी खत्म हो सकते हैं। दोस्तों इनके भंडार सीमित है, अर्थात मात्रा सीमित है, कभी भी खत्म हो सकते हैं। इन परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को दोबारा से यूज में नहीं लिया जा सकता, इसलिए इसे गैर नवीकरणीय भी कहते हैं। दोबारा नहीं काम में लिया जा सकता, इसलिए इन्हें गैर नवीकरणीय भी कहा जाता है। दोस्तों कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कहा जाता है। अब कोई एग्जाम्पल पूछे तो सबसे शानदार एग्जाम्पल है परंपरागत का यानी गैर नवीकरणीय का। सबसे शानदार जवाब तापीय ऊर्जा यानी थर्मल एनर्जी। तापीय ऊर्जा या थर्मल एनर्जी किससे मिलेगी?
नंबर 1 कोयले से मिलेगी, नंबर 2 पेट्रोलियम पदार्थों से मिलेगी, नंबर 3 प्राकृतिक गैस से मिलेगी। यानी ये तीनों के तीनों थर्मल में आते हैं, अर्थात ये तीनों के तीनों परंपरागत है, गैर नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स है, अर्थात इनके भंडार सीमित है। हमारे राजस्थान में यदि बाड़मेर, सांचौर में और जैसलमेर बेसिन में यदि हम ड्रिलिंग करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि ये सोर्स खत्म हो जाएंगे, अर्थात भंडार और मात्रा सीमित है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप जल विद्युत भी इसमें ले सकते हो। अगले ने क्वेश्चन में यही बात बोली है, गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, यानी यहां लिखूंगा मैं गैर परंपरागत, आप यहां लिख सकते हो गैर परंपरागत। यहां से एग्जांपल शुरू करेंगे, यहां से शुरू कर देता हूं। नंबर 1 सूर्य ऊर्जा, नंबर 2 पवन ऊर्जा, नंबर 3 बायोमास, बायोमास है ना, बायोमास। नंबर 4 इसके अलावा ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा है ना, हाइड्रोजन ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा। ये तमाम जो मैं लिख रहा हूं ये सब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, जो परंपरा से चले आ रहे हैं नहीं, यानी ये परंपरा से नहीं चले आ रहे हैं, इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स बोला जाता है, यानी इन्हें बार बार यूज किया जा सकता है। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, बायोमास और बायोगैस। अब एक चीज और है दोस्तों, रुको रुको, मैंने यहां बायोमास लिखा है, मैंने यहां एक गलती करी है और मैं चाहता हूं ये गलती आप ना करें। मैंने बायोमास लिखा है, एक होता है बायोमास, एक होता है बायोगैस। दोनों में क्या अंतर है दोस्तों? एक होता है बायोमास, बायोमास, और एक होता है बायोगैस, बायोगैस। दोनों में क्या अंतर है दोस्तों? बायोमास और बायोगैस दोनों में क्या अंतर है? बायोमास जैव ऊर्जा को बोलते हैं और बायोगैस गोबर से बनती है ना। ये कूड़ा कचरा नहीं होता क्या, किचन का कचरा हो गया है ना, सड़ी गली जो चीजें होती है उनसे बायोमास, और बायोगैस गोबर से बनता है। तो याद रखें, बायोमास, बायोगैस, सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, हाइड्रोजन, ये तमाम गैर परंपरागत है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जबकि मैंने परंपरागत आपको पहले बता दिए थे। तो यहां हमारा क्वेश्चन क्या है? पवन ऊर्जा, जैव भार ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये तीनों गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इसका मतलब जल विद्युत बच गया। जल विद्युत किस में आ जाएगा? परंपरागत में आ जाएगा, यानी गैर नवीकरणीय में आ जाएगा। यह जोरदार क्वेश्चन है, जीवन में दोबारा से ये टपक सकता है, रट लेना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से किस जिले में मिलता है? दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अर्जुन का वृक्ष कहां मिलता है? जालोर में, जैसलमेर में, झालावाड़ और जयपुर में। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 होगा, झालावाड़। राजस्थान में अर्जुन का वृक्ष झालावाड़ में मिलता है। कहां पर मिलता है? झालावाड़ में। दोस्तों अर्जुन का वृक्ष औषधीय पौधा होता है, औषधीय पादप होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और कहते हैं कि इसकी जो छाल होती है, इस पेड़ की जो छाल होती है वो औषधि के रूप में काम में ली जाती है, आयुर्वेद में इसका उपयोग होता है। राजस्थान के झालावाड़ जिले में अर्जुन का पेड़ मिलता है। जबकि राजस्थान में कोई आपसे पूछे सालर के बारे में, सालर का पेड़ कहां मिलता है? दोस्तों हम जानते हैं कि अरावली प्रदेश में 450 मीटर ऊंचाई पर सालर के वृक्ष मिलते हैं। सालर जिसे बोसवालिया सेराटा बोलते हैं। दोस्तों बोसवालिया सेराटा ये राजस्थान के अलवर जिले में, जयपुर जिले में, अजमेर में और पाली में, और उसके बाद में सिरोही में, और उसके बाद में राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर में मिलते हैं सालर के वृक्ष। गोंद का अच्छा स्रोत है। इसके अलावा दोस्तों एक पौधा मिलता है पलास, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहते हैं। कहते हैं कि इसके लाल लाल रंग के इसके फूल होते हैं तो दूर से ऐसा लगता है कि जंगल में कोई आग लगी हो। इसे जंगल की ज्वाला ढाक बोलते हैं। यह मुख्यतः राजस्थान के राजसमंद जिले में देखने को मिलते हैं। तकड़ी बात तो यह है कि पलास पथरीले धरातल पर भी मिल जाता है, यानी कंकरीले मैदान में भी मिलता है, कठोर और पथरीले धरातल पर भी मिलता है। यानी एक प्रकार से कठोर और पथरीले धरातल पर भी और कंकरीले मैदान में, दोनों स्थानों पर मिलता है पलास, वेरी इंपॉर्टेंट। यही वही है, अलवर में, अजमेर में, उदयपुर, राजसमंद वगैरह में मिलता है। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर क्योंकि झालावाड़ होगा, अर्जुन के पेड़ की बात। थोड़े दिन पहले क्वेश्चन आया था कि राजस्थान के अंदर, दोस्तों एक क्वेश्चन आया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगा। शायद अलसी, अलसी राजस्थान में कहां मिलती है? दोस्तों अलसी, अलसी के बीज तो आपने खाए होंगे, बहुत ही बढ़िया रहते हैं स्वास्थ्य के लिए, दही में मिला करके खाया करते थे गर्मी में, अब मत खा लेना। हाँ अच्छी बात है यदि आप सीधे खाते हो, है ना, रोस्टेड करके, तो मजा आएगा।
अलसी राजस्थान में हाड़ौती संभाग में सबसे ज्यादा। दोस्तों अलसी सबसे ज्यादा हाड़ौती में है। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से आ सकता है, हो सकता है आने वाली परीक्षा में पूछ ले कि अलसी राजस्थान के किस संभाग में या किस जगह पर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, हाड़ौती में। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करें। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 झालावाड़ था। राजस्थान में सबसे पुराना और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने, केवलादेव, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा। अगले ने पूछा है सबसे पुराना या पहला राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 रणथंभौर होगा। हम जानते हैं कि रणथंभौर प्रथम है और उसके बाद में केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है और मुकुंदरा हिल्स तीसरा है। सरिस्का नेशनल पार्क नहीं है, अभी तक नेशनल पार्क नहीं है, मैं क्रॉस कर देता हूं, ये नेशनल पार्क नहीं है, ये टाइगर रिजर्व है, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों रणथंभौर 1980 में, आपको याद होगा 1980 में बना था और केवलादेव 1981 में बना और ये 2012 में बना, यानी हमारे तीनों के तीनों नेशनल पार्क आपके सामने स्क्रीन पर है। दोस्तों रणथंभौर जो कि सवाई माधोपुर में है, लगभग 282 वर्ग किलोमीटर में है, जबकि केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल पार्क है जो कि 28.73 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि मुकुंदरा हिल्स लगभग 199 वर्ग किलोमीटर में है जो कि राजस्थान के 2 जिलों में है, कोटा और चित्तौड़ में। दोस्तों कोटा और चित्तौड़ में, कोटा और चित्तौड़ में है। कई बार क्वेश्चन आते रहे हैं कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा नेशनल पार्क बताओ, हमारे तीनों नेशनल पार्क आपके सामने है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? पहला नेशनल पार्क, 3 नंबर उत्तर राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, एक और जबरदस्त क्वेश्चन, ये देखो। दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में 2013 से 2017 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा बताओ। दोस्तों पुरुष की जीवन प्रत्याशा क्या थी, यह पूछ रहा है। 2013 से 17 यानी 2013 से 17 वर्ष जो आधार वर्ष है, उसके आधार पर आपको बतानी है कि राजस्थान में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा 66.8, 66.3। दोस्तों 2013 से 17 के अनुसार 66.3 थी, जबकि वर्तमान में 69.5 है। दोस्तों वर्तमान में यदि आज की तारीख में आपसे कोई पूछे तो ये इकोनॉमिक सर्वे है राजस्थान सरकार का और गुरु ज्ञान पब्लिकेशन का। मैं इसके आधार पर आपको एक तकड़ी चीज बता देता हूं, स्वास्थ्य सूचकांक। दोस्तों एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान में जीवन प्रत्याशा जो है वो कहते हैं लगातार, चाहे वो 2004-5 से लेकर के 2016 से 20, अभी वर्तमान में जो आधार वर्ष है वो आधार वर्ष आपको लेना है 2016 से 20, ये आधार वर्ष है। ठीक है, ठीक है। इस आधार वर्ष के आधार पर दोस्तों राजस्थान में जीवन प्रत्याशा और भारत की जीवन प्रत्याशा दोनों आपको याद करनी है। राजस्थान की कितनी है? 69.4 वर्ष और भारत की है 70। ये है इस प्रकार से। लेकिन कोई आपसे पूछ ले इस रिकॉर्ड के अनुसार कि अब तक बढ़ती जा रही है, घट रही है, कैसी हो रही है, तो 64 से शुरू होते 64, 65, 65, 66, 66, 66, 67, 67, 67, 67, 68, 68, 69, यानी जीवन प्रत्याशा बढ़ती जा रही है। कितनी अच्छी बात है। और इसके पीछे कारण है स्वास्थ्य सेवाओं की आसान उपलब्धता। राजस्थान में जीवन प्रत्याशा बढ़ती जा रही है। राजस्थान की 69.4 और भारत की 70 है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली परीक्षाओं में ये क्वेश्चन फिर से बन सकता है। मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलना चाहता हूं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। मदार बांध राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने है, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। मदार बांध की बात हो रही है, साबरमती, बेड़च, सोम और माही। मदार बांध राजस्थान के अंदर बेड़च नदी पर बना हुआ है। दोस्तों कौन सी नदी पर है? बेड़च नदी पर। मैं एक खतरनाक बात आपके साथ साझा करूंगा दोस्तों, उदयपुर का मावली बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक है बागोलिया या बड़गांव बांध, मैं लिखना चाहूंगा बड़गांव। दोस्तों बड़गांव बांध। आपसे कोई पूछे ना कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं कुछ बांधों के नाम लिखूंगा, मुझे आप बताएंगे कि इनमें से कौन सा बांध साबरमती पर है, कौन सा बांध सोम नदी पर है, कौन सा बांध बेड़च पर है और कौन सा बांध माही पर है। इन 4 नदियों के अलावा 5वीं नदी नहीं दूंगा और आपको बताना है कि जो मैं बांध लिखता जा रहा हूं वो बांध किस नदी पर है, आपको बताना है। मैंने लिखा बड़गांव बांध 1, नंबर 2 लिख देता हूं बागोलिया बांध। दोस्तों मैंने लिखा है बागोलिया बांध 2, बागोलिया ये या है, बागोलिया बांध। ठीक है। और दोस्तों मैं वो चीज बताने जा रहा हूं जो बाजार में आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है। फिर मैंने लिखा है भोपाल सागर बांध। दोस्तों भोपाल सागर बांध भी लिख दिया मैंने, उदय सागर बांध भी लिख दिया है, उदय सागर बांध भी लिख दिया है,
ये लो, मैंने अभी तक 4 बांध लिख दिए हैं। नंबर 1 बड़गांव का बांध, नंबर 2 बागोलिया बांध, नंबर 3 भोपाल सागर बांध, नंबर 4 उदय सागर बांध। चलो एक वो मदार बांध आपने देख लिया। मदार बांध तो निश्चित तौर पर बेड़च पर है। मदार बांध का एक और नाम भी मिलता है, इसे मादर बांध भी बोलते हैं दोस्तों, इसे मादर बांध भी कहा जाता है। और मादर बांध चलो मैं बेड़च पर बता देता हूं, ठीक है। इसके अलावा गोसुंडा बांध भी ले लेता हूं दोस्तों। ये लिखा मैंने गोसुंडा बांध, गोसुंडा बांध भी लिख दिया है। यानी मेरे पास में 1 2 3 4 और 5 हो चुके हैं, है ना। एक धनेत कला बांध और बच गया मेरे पास, मैं लिखना चाहूंगा धनेत कला, धनेत कला बांध। चलो भाई, ये धनेत कला बांध। और अब मैं आपको एक खतरनाक चीज बताने जा रहा हूं। मेरे पास एक कंटेंट है, बहुत ही जबरदस्त कंटेंट है प्रधानमंत्री मोदी वाला। विरोली बांध दोस्तों, मैंने लिखा है विरोली बांध, विरोली बांध। ये लो भाई, विरोली बांध और लिख दिया मैंने, ठीक है, विरोली बांध। इसके अलावा मोडिया महादेव बांध, मोडिया महादेव, ये लिखो, मैंने लिखा मोडिया, मोडिया महादेव, मोडिया महादेव बांध। ये लो एक और लिख दिया, मोडिया महादेव, ठीक है। इसके अलावा मैंने लिखा है टिड्डी बांध, एक और लिख देता हूं टिड्डी बांध दोस्तों, टिड्डी बांध। चलो मैंने खूब सारे बांध लिख दिए हैं। मदार बांध यानी मादर बांध बेड़च पर है, टिड्डी बांध, विरोली बांध, बागोलिया बांध, बड़गांव का बांध, गोसुंडा बांध, धनेतकला बांध, भोपाल सागर बांध, उदय सागर बांध, मोडिया महादेव बांध, मैंने सारे बांध लिख दिए हैं। अब मैं आपको एक तकड़ी बात बताता हूं। 25 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आए थे। इन्होंने उदय सागर से बागोलिया बांध फीडर निर्माण कार्य का शिलान्यास किया दोस्तों। उदय सागर से लेकर के बागोलिया बांध, उदय सागर से लेकर बागोलिया बांध के बीच में 25 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फीडर निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। यह बात आपको याद करनी है। मेरा क्वेश्चन आपके सामने है, अब आप कमेंट्स में मुझे बताओ कि यह कौन कौन सी नदियों पर है। देखते हैं आप में से कौन कौन सही जवाब देता है। यह बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा मैंने, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। यह फ्यूचर में भी आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है। सर अब ये दुकान बंद कर दो। हाँ जी, कोई बात नहीं है। कौन सी दुकान बंद करनी है मेरे को बता, मैंने खोली नहीं। कौन से करने दो, इसमें कुछ ब्लॉक मत करना। इसे बच्चे को, अच्छा बच्चा है, इससे मैं पूछना चाहता हूं दुकान मैंने खोली कब थी। मैं दुकान खोलता नहीं हूं, मैं शोरूम खोलता हूं, है। हाँ जी, कोई बताएगा मुझे इस क्वेश्चन का जवाब। चलो भाई दोस्तों, एक बात सुनो, ये तमाम के तमाम बांध जो है ये सारे के सारे बेड़च नदी पर है। बेड़च और उसकी सहायक नदियों पर है, बेड़च और उसकी सहायक नदियों पर है। चलो भाई, बेड़च और उसकी सहायक नदियों पर आप तमाम विद्यार्थियों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलो भाई दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब होगा बड़गांव बांध। दोस्तों बड़गांव बांध मावली में है, बागोलिया बांध भी मावली में है, भोपाल सागर बांध चित्तौड़ में है, मदार बांध उदयपुर में है। दोस्तों ये मदार बांध उदयपुर में है, उदय सागर बांध उदयपुर में है, गोसुंडा बांध भी बेड़च नदी पर है, धनेतकला एनीकट भी बेड़च पर है। और एक दोस्तों मैंने लिखा था यहां पर विरोली बांध। विरोली बांध बेड़च पर नहीं है, लेकिन बेड़च की सहायक नदी है वाकली। दोस्तों ये वाकली नदी पर है, वाकली नदी, न कि वाकल। वाकल नदी तो साबरमती की सहायक है, ये वाकली है, वाकली नदी पर है। और इस प्रकार से ये पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सभी के सभी बांध बेड़च नदी पर है। ये जबरदस्त क्वेश्चन था, ठीक है। आप सभी का फिर से स्वागत और अभिनंदन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये देखो, राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, यानी राजस्थान में वो कौन सी मिट्टी है जिसमें नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण वो मृदा खुद उर्वरक है। लाल रेतीली, भूरी रेतीली, लाल पीली, लाल लोमी। उत्तर नंबर 2 भूरी रेतीली। दोस्तों हम जानते हैं कि मृदा में नाइट्रेट की उपस्थिति होने का मतलब है, अर्थात उस मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा है, तो इसका मतलब वो मिट्टी खुद उर्वरक है ना। यही बोल रहा है, मृदा उर्वरक है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, भूरी रेतीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी होगी, भूरी रेतीली। मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने चेक कर लेता हूं, पेज नंबर 77, भूरी रेतीली। दोस्तों भूरी रेतीली पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, पाली, सिरोही, सीकर में, झुंझुनू में। इस मृदा में रेत की प्रधानता होती है, फास्फेट की पर्याप्त मात्रा होती है, नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण यह उर्वरक मृदा है। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 भूरी रेतीली इज राइट ऑप्शन होगा। भूरी रेतीली बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर,
दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिले से नहीं गुजरता। चार ऑप्शन आपके सामने है, दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। दोस्तों दिल्ली से बड़ोदरा, बड़ोदरा से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये दिल्ली से चलेगा हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान आएगा। सीधी सी बता देता हूं, ये राजस्थान के साथ साथ देश भर के टोटल 6 राज्यों से गुजरेगा। दोस्तों दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिले से नहीं गुजरता, अलवर, दौसा, जयपुर से नहीं गुजरता। ये दोस्तों हरियाणा से शुरू हुआ, ये हरियाणा से चले, सॉरी दिल्ली से चलेगा, दिल्ली के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान, राजस्थान और उसके बाद में राजस्थान से एमपी, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। इस प्रकार से ये टोटल 6 स्टेट से निकलेगा। दोस्तों इसकी टोटल लंबाई 1386 किलोमीटर है, 1386 किलोमीटर टोटल लंबाई, जिसमें से राजस्थान में कितनी है, 374 किलोमीटर राजस्थान में है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे कोई पूछे ना कि दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो कि कितने राज्यों से गुजरेगा, आप 6 राज्यों के नाम याद कर लेना, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। कोई पूछे टोटल लंबाई 1386 किलोमीटर, कोई पूछे राजस्थान में कितनी, 374, जो कि लगभग 27% होती है। इस नेशनल हाईवे का नाम क्या है दोस्तों? इस नेशनल हाईवे का नाम है NH 148N। वेरी इंपॉर्टेंट है, 148N। आप इसे NE नॉर्थ ईस्ट 4 भी बोल सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, 148N NE 4। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3। अब हम बात करेंगे राजस्थान के कौन कौन से जिलों से गुजरता है। दोस्तों आपको याद होगा, इस दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का वो खंड जो कि दौसा तक था, उसका शिलान्यास, सॉरी उसका लोकार्पण करके गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली दौसा लालसोट खंड का आपको याद होगा 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी लोकार्पण करके गए थे, जिसका जो खंड था इस पूरे का वो कौन सा था, दिल्ली, दिल्ली से दौसा और लालसोट तक लगभग 246 किलोमीटर का। अब मैं आपको राजस्थान के वो जिले बता रहा हूं जहां से ये गुजरता है। दोस्तों राजस्थान में इसकी शुरुआत अलवर से होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अलवर से थोड़ा बाद में भरतपुर का भी कुछ हिस्सा आएगा। अलवर और भरतपुर दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में ये दौसा, दौसा के बाद में सवाई माधोपुर, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं यहां टोंक भी लिख देता हूं। उसके बाद में बूंदी और उसके बाद में कोटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। और अंत में ये झालावाड़ से निकलेगा और मध्य प्रदेश में पहुंच जाएगा, झालावाड़। दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है किस जिले से नहीं गुजरता, जयपुर से नहीं गुजरेगा। यह जबरदस्त क्वेश्चन आपको याद करना, अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़। और हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर सी राइट होगा। जबरदस्त क्वेश्चन भी आपका पूरा हो गया। निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? दोस्तों अनुसूचित जनजाति का न्यूनतम लिंगानुपात कहां है? करौली में, जैसलमेर में, हनुमानगढ़ और बीकानेर में। इन चारों जिलों में करौली उत्तर होगा। दोस्तों इन चारों जिलों में करौली इज राइट ऑप्शन। बात अनुसूचित जनजाति की है। दोस्तों हम जानते हैं, यहां पर लिख देता हूं मैं राजस्थान में अनुसूचित जाति एससी और यहां लिख देता हूं एसटी, यानी यहां एससी लिख देता हूं। दोस्तों राजस्थान में हमारे 928 लिंगानुपात है हमारे राजस्थान का। लेकिन कोई आपसे पूछे अनुसूचित जाति का, एससी का लिंगानुपात, तो आप बताएंगे 923। वेरी इंपॉर्टेंट, 923, जबकि एसटी का 948। 948। यहां एक बात तो क्लियर हो गई कि अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात ज्यादा है। अब कोई आपसे पूछे कि एससी का लिंगानुपात सबसे ज्यादा, तो मैं कह सकता हूं सर्वाधिक, यहां लिख देता हूं सर्वाधिक राजसमंद में है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, अनुसूचित जनजाति जाति का बोल रहा हूं, अनुसूचित जाति का सबसे ज्यादा 984। 984 सर्वाधिक कहां है? राजसमंद में। 2 नंबर भीलवाड़ा 977, भीलवाड़ा 977। इसी प्रकार से वहां पर हम एसटी का ले सकते हैं सबसे ज्यादा डूंगरपुर का 1000। वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक। दोस्तों डूंगरपुर का आपने सुना होगा कि राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात डूंगरपुर में 1000 और प्रतापगढ़ में 989। 2 नंबर प्रतापगढ़ में है 989 यानी 989। यह तो है सर्वाधिक की बात। अगले ने पूछा क्या है? न्यूनतम पूछा है। दोस्तों अब न्यूनतम पूछा है, सर्वाधिक आपके सामने है, इधर भी सर्वाधिक आपके सामने। यह अनुसूचित जाति का है, यह जनजाति का है। न्यूनतम की बात करें तो यहां पर न्यूनतम ले लेता हूं
दोस्तों यहां न्यूनतम किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट, धौलपुर का ही है, धौलपुर का ही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धौलपुर आपके 863 है और इधर भी धौलपुर का सबसे कम है। दोस्तों यहां अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों में धौलपुर का न्यूनतम है। यहां पर भी धौलपुर का है 842 धौलपुर। अब क्योंकि मेरा क्वेश्चन यही है कि एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मेरे चारों ऑप्शन में धौलपुर नहीं है, तो करौली हो जाएगा 2 नंबर पे। क्या हो जाएगा? करौली। दोस्तों करौली कितना है? 800, ये 42 है तो 840 होगा शायद। नहीं, सॉरी 844, सॉरी 844 करौली। तो धौलपुर ऑप्शन में नहीं है हमारे पास, तो 844 करौली ऑप्शन हो जाएगा उत्तर नंबर 1। जबकि न्यूनतम धौलपुर है अनुसूचित जाति में और न्यूनतम धौलपुर ऑप्शन में नहीं हो तो भी इसमें करौली होगा, इसमें भी 2 नंबर पे करौली होगा 873। इस प्रकार से दोनों में भी आप याद कर सकते हैं। दोस्तों अनुसूचित जनजाति 948 याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा डूंगरपुर, 2 नंबर प्रतापगढ़। न्यूनतम सबसे कम धौलपुर 842, करौली 844। अनुसूचित जाति 923, सर्वाधिक राजसमंद 984, 2 नंबर भिलवाड़ा 977, न्यूनतम धौलपुर 863, करौली 873। क्योंकि अगले ने अनुसूचित जनजाति पूछा है, उत्तर नंबर 1 करौली राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने, आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। दोस्तों कांतली, साबी, मसूरदी और जाखम। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 जाखम होगा। दोस्तों सोममाई जाखम, वैसे देखा जाए तो ये आपके माही नदी की सहायक नदी है। दोस्तों ये माही की सहायक नदी है। वेरी इंपॉर्टेंट। जाखम के बारे में जितनी बात करें उतनी कम। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी के भंवर माता मंदिर की पहाड़ी से उद्गम होता है। तो याद रखें, भंवर माता मंदिर, भंवर माता की पहाड़ी दोस्तों छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से क्या होता है? इसका उद्गम होता है और ये आगे चल करके प्रतापगढ़ से निकलेगी, उदयपुर में जाई और डूंगरपुर में जाकर के दोस्तों कहते हैं कि सोम में मिल जाती है। और सोम किस में मिल जाती है? माही में। अब आपसे कोई पूछे कि जाखम नदी की सहायक नदी बताओ, तो करमाई और सूकली वेरी इंपॉर्टेंट है। एक है करमाई, दूसरी है सूकली। ये दोनों की दोनों इसकी सहायक है सूकली, लेकिन ये तो है सूकली, एक मिलती है सूकड़ी। दोस्तों सूकड़ी नदी लूणी की सहायक है, सूकड़ी लूणी की है। सूकली, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में, सूकली नदी और सूकड़ी है लूणी की, जबकि सूकली पूछ ले तो जाखम की है। दोस्तों इसी नदी पर कहते हैं प्रतापगढ़ के अंदर अनूपपुरा गांव में, प्रतापगढ़ के अनूपपुरा में 81 मीटर ऊंचा बांध है जिसे जाखम बांध के नाम से जाना जाता है। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 जाखम होगा। दोस्तों कांतली नदी कहते हैं कि यह खंडेला की पहाड़ी से निकलती है और निकल करके सिक्कर, झुंझुनू और चूरू की सीमा पर नौरंगपुरा गांव के पास विलुप्त हो जाती है। दोस्तों इसकी टोटल लंबाई 100 किलोमीटर है। कोई आपसे पूछे कि गग्गर नदी, जो कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, क्योंकि वो आंतरिक पूर्णतः राजस्थान की नहीं है, पूर्णतः राजस्थान की इनलैंड सबसे लंबी रिवर पूछे आंतरिक प्रवाह की, तो उत्तर होगा कांतली। दोस्तों कांतली नदी के किनारे 2 सभ्यताएं फली और फूली, जिसमें गणेश्वर है ताम्र जननी, दूसरी है सुनारी लो युगीन सभ्यता है। यह है कांतली। मसूरदी, दोस्तों मसूरदी जैसलमेर की नदी है। मसूरदी से काकने मसूरदी आदि नामों से जाना जाता है। कोटड़ी गांव की पहाड़ी से निकलती है, आगे चल करके बुज्ज झील में गिर जाती है। ज्यादा बारिश आने के कारण इसका नाम मसूरदी पड़ा है। वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों साबी नदी के बारे में तो इतनी तकड़ी बात है कि जयपुर के शाहपुरा के सेवर की पहाड़ी से निकल करके दोस्तों ये जब नदी आगे की ओर प्रस्थान करती है तो कहते हैं कि बानसूर, बहरोड, किशनगढ़ बास, मुंडावर, तिजारा होती हुई जब आगे जाकर के पटौदी के पास विलुप्त हो जाती है। इस नदी के बारे में कहते हैं कि वर्षा काल में विनाश लीला के लिए जानी जाती है। अकबर ने इस नदी को रोकने का, इसको बांधने का, यानी इसके ऊपर बांध बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो भी फेल हो गए थे। वो नदी है साबी नदी। वेरी इंपॉर्टेंट है। सोटा नाला, दोस्तों सोटा नाला इसी का दूसरा, इसकी सहायक नदी है। कल परसों एक क्वेश्चन आया साहिबी नदी। दोस्तों एक साहिबी नदी आया था, वह इसी का ही नाम है साहिबी, दूसरा नाम साबी नदी।
अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, देख लेते हैं। वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? दोस्तों वर्तमान उस जमाने में कितने थे? यह सही था 3 नंबर। लेकिन अब हम बात करेंगे राजस्थान सरकार के प्रशासनिक वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22 को मैं लिख रहा हूं 2024-25 के अनुसार। यदि कोई आपसे पूछे तो क्या कहेंगे? दोस्तों इसके अनुसार कितने हैं? याद रखें वर्तमान में 26 ही है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है राजस्थान में? वर्तमान में 26 है। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। दोस्तों मेरे पास में राजस्थान सरकार की वार्षिक देखो प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 मेरे हाथ में है। मैं इसी के आधार पर आपको बताने जा रहा हूं। 2024-25 का वार्षिक प्रतिवेदन वन विभाग कहता है कि राजस्थान के अंदर दोस्तों टोटल वर्तमान में यदि हम आगे की ओर चलें तो शायद यहां पर मिलेगा दोस्तों राज्य पशु चिंकारा पक्षी गोडावण, राज्य वृक्ष खेजड़ी, पुष्प रोइडा, नेशनल पार्क 3, वन्य जीव अभ्यारण्य 26, ये रहा 26, और कंजर्वेशन रिजर्व 37, बाघ परियोजना 5, रणथंबोर सरिस्का मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विस्तारी और धौलपुर करौली, रामसर साइट इसमें तो 2 दे रखी है। एक का नाम है केवला देव, दूसरी सांबर, जबकि राजस्थान में रामसर साइट 4 हो चुकी है। 4 जून 2025 को हमारी खींचड़ फलोदी और मेनार उदयपुर को भी रामसर साइट घोषित कर दिया। दोस्तों राजस्थान में कुल प्रादेशिक मंडल 38 है, वन्य जीव मंडल 16 है। यह तो है राजस्थान की वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25 की रिपोर्ट। दोस्तों एक तकड़ी बात और, राजस्थान में इको सेंसिटिव जोन जिनका फाइनल नोटिफिकेशन जारी हो चुका 17 है। वेरी इंपोर्टेंट, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन आपका ये भी पूरा हो गया। मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलना चाहता हूं। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी तिलहनी दलहन फसलों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? यानी राजस्थान में तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है। दोस्तों पहली बात तो हमें देखना है कि इन चारों में तिलहन कौन है। दोस्तों मूंगफली से भी तेल निकलता है, सरसों से भी तेल निकलता है, तिल से भी तेल निकलता है और मूंगफली से भी तेल निकलता है। तो क्लियर तो यह हो गया कि ये चारों ही तिलहनी है। अब इन चारों के अंदर दाल के समान दालों में क्या होता है दोस्तों? जड़ों में गांठें होती है, लेग्यूमिनेसिकुल होता है, और ये क्या करती है? राइजोबियम जीवाणु बैक्टीरिया जो होता है वो इनकी जड़ों में रहता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है दोस्तों। और ये दालों की जड़ें उनको रेवास यानी आवास प्रदान करता है राइजोबियम को। तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, है ना, ताकि पेड़ पौधों को, क्योंकि वो मृदा उर्वरक बन जाती है, पेड़ पौधों को आसानी से नाइट्रेट और नाइट्राइट मिल जाता है। दोस्तों हमारे यहां इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? मूंगफली। दोस्तों मूंगफली की जड़ें कभी भी देखना आप, मूंगफली का जो बूंटा होता है या पादप जो भी मानते हो आप, उसको उखाड़ेंगे तो नीचे जड़ों में गांठें होती है जिनमें राइजोबियम रहता है, जिसको आवाज किसने दिया? मूंगफली की जड़ों ने। वो क्या करेगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो मूंगफली तिलहन की फसल है और दालों के समान नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। सरसों की जड़ें कभी भी नोट करना, नीचे पतली पतली होती है, गांठ नहीं होती, है ना। और अरंडी कोई गांठें नहीं होती, तिलहन में भी कोई गांठें नहीं होती है, यानी यहां कोई राइजोबियम नहीं रहता। यहां मूंगफली। दोस्तों एक बात और, हमारी जो खेजड़ी होती है, खेजड़ी वैसे तो कंटीला पादप पौधा है पश्चिमी राजस्थान का, लेकिन खेजड़ी की जड़ों में भी गांठें होती है, राइजोबियम रहता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो खेजड़ी भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। राजस्थान के अंदर जितनी दालें हैं, चाहे वो चना हो, चाहे मोठ हो, चाहे मूंग हो, चाहे मटर हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे मूंगफली हो, ये सब क्या करते हैं दोस्तों? मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जोरदार क्वेश्चन। उत्तर नंबर 1 मूंगफली इज राइट ऑप्शन। वह वृक्ष जिसमें कत्था निकाला जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, खेजड़ी, खेर, नीम और सालर। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 होगा खेर। दोस्तों खेर जिसे अकेशिया कटेचू कहते हैं, दोस्तों इसे अकेशिया कटेचू कहा जाता है। अकेशिया कटेचू वेरी इंपॉर्टेंट है। एक और नाम है, इसे बबुल कत्था भी कहा जाता है। दोस्तों इसे बबुल कत्था भी कहा जाता है। यह वो कत्था है जिसे कथोड़ी जाति के लोग, क्योंकि यह दक्षिणी पठारी भूभाग में पाया जाता है। राजस्थान का दक्षिणी पठारी भूभाग में यह पौधा देखने को मिलता है, यानी खेर का वृक्ष। मुख्यतः कहां पर? नंबर 1 हाड़ौती संभाग पूरा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ 4 जिले। इसके बाद में थोड़ा सवाई माधोपुर, थोड़ा भरतपुर, यानी सवाई माधोपुर,
सवाई माधोपुर और भरतपुर और उदयपुर और चित्तौड़, ये 4 जिले, और 4 ही आपके कौन से बच गए, हाड़ौती वाले। दोस्तों उदयपुर, चित्तौड़, भरतपुर, सवाई माधोपुर 4 और हाड़ौती संभाग के 4 जिले, टोटल 8 जिले, जहां पर क्या मिलता है, अकेशिया कटेचू, बबुल कत्था भी कहते हैं, दक्षिणी पठारी भूभाग बोल सकते हो इसको। और दोस्तों कहते हैं कत्थोड़ी जनजाति के लोग क्या करते हैं, कत्थोड़ी, दोस्तों कत्थोड़ी जनजाति के लोग खेर के वृक्ष से कत्था प्राप्त करते हैं। कौन सी पद्धति से, हाड़ी पद्धति से, याद रख सकते हैं, हाड़ी पद्धति जो है इस पद्धति से प्राप्त किया जाता है। हाड़ी या हांडी, आप इसे हाड़ी बोल करके या हांडी बोल सकते हो, आप इसे हांडी या हाड़ी एक ही बात है। हांडी का मतलब होता है ऐसा बड़ा मटका या हांडा, यानी मिट्टी का बना हुआ बड़ा मृद भांड। उस मृद भांड में क्या करते हैं दोस्तों, खेर के वृक्ष के तने को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं और उसका आंतरिक जो भाग होता है, याद रखें कत्था खेर के वृक्ष के आंतरिक भाग से बनाया जाता है, न कि छाल से, न कि जड़ से, न कि टहनी से, न कि पत्तियों से। कहां से बनता है, तने के आंतरिक भाग से बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसको उबाला जाता है, बाद में वो कत्था पान बनाने में काम में आता है। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 खेर होगा। अगला क्वेश्चन है, वह जिला युगम जहां लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों वह कौन सा जिला है जहां लाल और पीली मिट्टी मिलती है? नंबर 1 अजमेर और सिरोही, नंबर 2 अलवर भरतपुर, नंबर 3 पाली जोधपुर, नंबर 4 कोटा बूंदी। उत्तर नंबर 1 अजमेर और सिरोही, जहां पर आपको लाल और पीली मिट्टी मिलेगी। दोस्तों इस मिट्टी की खास बात क्या है, कोई जरूरी नहीं है इन 2 जिलों में, सबसे इंपॉर्टेंट है सवाई माधोपुर के और भीलवाड़ा के पश्चिम में। मैं लिखना चाहूंगा नंबर 1 सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा। दोस्तों इन दोनों जिलों के पश्चिम भाग में, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण और पश्चिमी भाग में देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट, सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा के दक्षिण पश्चिम में लाल और पीली मिट्टी मिलती है, साथ ही साथ अजमेर और सिरोही में भी देखने को मिलती है। दोस्तों इसमें चिक्का और दोमट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, चिक्का और दोमट दोनों प्रकार के गुण होते हैं, यानी दोनों प्रकार की मृदा इसमें मिलती है। लाल पीली में चिक्का भी होता है, दोमट भी होती है, ये दोनों प्रकार इसमें शामिल होते हैं। तकड़ी बात, थोड़े दिन पहले आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड दोनों का एक क्वेश्चन आया कि वह कौन सी मिट्टी है। ऐसे क्वेश्चन आया था लाल और पीली के बारे में कि इसमें कार्बोनेट की कमी होती है। क्या सच में इसमें कार्बोनेट की कमी होती है? बिल्कुल इसमें कार्बोनेट की कमी होती है। क्वेश्चन आया, याद रखें कार्बोनेट की क्या होती है, कमी। याद रखें मैंने कमी के लिए नीचे लिखा है, कार्बोनेट की कमी होती है, ठीक है। और इसमें आयरन होता है, आयरन की वजह से ही लाल और पीली दिखती है। एक होती है लाल लोमी, वो प्योर लाल है, आयरन ऑक्साइड, इसमें भी आयरन ऑक्साइड लेकिन थोड़ा कम, ये लाल और पीली होती है, ठीक है। नाइट्रोजन और जैविक कार्बनिक यौगिकों की कमी, मैं लिखना चाहूंगा नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन और जैविक कार्बनिक पदार्थों की भी कमी होती है। दोस्तों जैविक कार्बनिक यौगिकों की क्या भी होती है, यौगिकों की भी कमी होती है। याद रखें मैंने नीचे लिखा है तीर का निशान, यानी कमी है, कमी, कार्बोनेट की कमी, नाइट्रोजन और जैविक कार्बनिक यौगिकों की भी कमी होती है, यानी मात्रा कम होती है। जबरदस्त क्वेश्चन है, याद करें हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 अजमेर और सिरोही राइट होगा। लाल पीली में कार्बोनेट की कमी, जोरदार क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म कहां स्थित है? केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म कहां है? जोबनेर में, भरतपुर में, सूरतगढ़ में और बस्सी में। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 सूरतगढ़ में होगा। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म दोस्तों ये राजस्थान के गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में है, और सूरतगढ़ में ही क्षेत्रीय चारा केंद्र भी है। दोस्तों सूरतगढ़ में ही क्षेत्रीय चारा केंद्र, यह भी क्वेश्चन बन सकता है। क्षेत्रीय चारा केंद्र कहां है? सूरतगढ़ में। जबकि बकरी और चारा अनुसंधान केंद्र रामसर अजमेर में। दोस्तों बकरी और चारा अनुसंधान केंद्र कहां है? रामसर अजमेर। यह क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों, ये रामसर अजमेर में है, बकरी और चारा अनुसंधान केंद्र रामसर। जबकि केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना कहां से शुरू हुई थी? अजमेर से। दोस्तों केंद्रीय पशु प्रजनन योजना कहां से आरंभ हुई? याद रखें अजमेर से, क्योंकि बात हमारे यहां पर क्या है दोस्तों, केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म पूछा गया है। फार्म सूरतगढ़ में, केंद्रीय पशु प्रजनन योजना अजमेर। बात अब देखो चारे की आएगी तो क्षेत्रीय चारा केंद्र भी सूरतगढ़ में, बकरी और चारा अनुसंधान रामसर में। ये इस प्रकार से हम चारों चीजें कंबाइन कर चुके। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 3 सूरतगढ़ होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देख लेते हैं, क्या कहता है। राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना कहां की गई? 4 ऑप्शन आपके सामने है।
दोस्तों राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल दय कृष्णा मिल की स्थापना कहां की गई? शाहपुरा में, किशनगढ़ में, भीलवाड़ा में, ब्यावर में? उत्तर नंबर 4 ब्यावर। दोस्तों दय कृष्णा मिल ये 1889 में सेठ दामोदर दास और श्यामजी कृष्ण वर्मा दोस्तों कृष्ण वर्मा इन दोनों ने मिलकर के स्थापित की थी। सेठ दामोदर दास और श्यामजी कृष्ण वर्मा 89 में। ब्यावर में 3 बड़ी गजब की सूती वस्त्र की मिल है। दय कृष्णा मिल 1, नंबर 2 एडवर्ड मिल 1906 में। लिखना चाहूंगा एडवर्ड मिल। दोस्तों एडवर्ड मिल्स कहते हैं 1906 में बनी, वेरी इंपॉर्टेंट है एडवर्ड मिल्स। और महालक्ष्मी मिल 1955-56। महालक्ष्मी दोस्तों, महालक्ष्मी 1955-56। यह क्वेश्चन भी बन सकता है, 1955 ही याद कर लेना। यह इस प्रकार से ब्यावर में 3 हो गई है, दय कृष्णा मिल, एडवर्ड मिल, महालक्ष्मी। ये तो हो गई ब्यावर में। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं। मान लो मैंने पूछा डर्बी, दोस्तों नंबर 1 डर्बी, नंबर 2 पूछ रहा हूं आदित्य। कल को ऐसा क्वेश्चन आ जाए डर्बी आदित्य के बारे में, साथ ही साथ सुदर्शन पूछ ले, सुदर्शन और चाहे पूछ ले आपसे वर्स्टेड। ठीक है, 4 तो मेरे पास हो गई है, डर्बी हो गई, एक मॉडर्न और ले लेता हूं। मान लो ये मैंने 5 सूती वस्त्र की मिल है जो मैंने आपके सामने रखी है। डर्बी टेक्सटाइल कहां है? आदित्य सिंटेक्स कपड़ा मिल कहां है? सुदर्शन टेक्सटाइल कहां है? वर्स्टेड स्पिनिंग मिल कहां है? और मॉडर्न सिंटेक्स कहां है? आपको यह बतानी है। आदित्य मिल्स कहां है, मॉडर्न सिंटेक्स कहां है? 4-5 ऑप्शन है। तो डर्बी कहां है? जोधपुर में। याद रखें डर्बी जोधपुर। आदित्य मिल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, किशनगढ़ अजमेर। दोस्तों किशनगढ़ अजमेर आदित्य मिल्स क्वेश्चन आया हुआ, किशनगढ़ अजमेर जोधपुर में डर्बी। सुदर्शन वेरी इंपॉर्टेंट कोटा, दोस्तों सुदर्शन कोटा। और वर्स्टेड 2 जगह, नंबर 1 लाडेनू, नंबर 2 दूसरा चुरू, यानी चुरू में भी है और लाडनू नागौर में भी है। ठीक है, मॉडर्न सिंटेक्स आ गई है अलवर में। दोस्तों कहां पर है? अलवर में। यह बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, याद कर लेना। डर्बी जोधपुर, आदित्य किशनगढ़, सुदर्शन कोटा, वर्स्टेड लाडनू और चुरू, मॉडर्न सिंटेक्स अलवर। इस प्रकार से एक जबरदस्त क्वेश्चन पूरा